संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि कुछ हमारा जो टॉपिक था वो हमारा बाकी रह गया था, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ आपके साथ योगेश कलाल। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि हमने आज संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे। जो पिछली क्लासों में मैंने आपको कुछ बातें आपको बता दी थी, 4 बातें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और वितरण के आधार पर और उपयोग के आधार पर। ठीक है, जैसे मैंने वापस कुछ बातें उनको मैं वापस आपके सामने दोहरा लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। नंबर 1, जैसे मैं 5वां पढ़ाऊँगा उससे पहले 4 मैंने पढ़ा दिए थे आपको। देखो, प्रकृति के आधार पर संसाधनों को जब वर्गीकरण किया गया वो था, एक तो सबसे नंबर 1 था, वो है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक है, तीसरा जो बताया था मैंने, चलो आपको आसानी रहेगी उसी आधार पे बता दूं। जैसे प्रकृति के आधार पर मैंने जो बताया था, प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। नंबर 2 की बात करूं तो यह है मानवीय संसाधन, जो मानव संस्कृति के निर्माण, किसे? मानव संस्कृति के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं उपभोक्ता के रूप में महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा आपको बताया था वो था संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। यह 2 भाग होते हैं, एक होता है जैविक संसाधन जो भौतिक के अंतर्गत भी आता है, और दूसरा जो है वो है अजैविक जो मैंने बता दिया, भौतिक और अजैविक संसाधन। इसमें धरातल, चट्टानें, वायु, जल, ईंधन, धातु व भवन सामग्री वगैरह आती है। तीसरे नंबर की जो बात है वो है संसाधन उपलब्धता अथवा वितरण के आधार पर। सबसे नंबर 1 बताया था मैंने, सर्वसुलभ संसाधन जो हमेशा हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, फ्री में मिलते हैं आपको। नंबर 2 की बात करें तो ये है सामान्य सुलभ संसाधन, कम या अधिक पाए जाते हैं, जैसे वनस्पति, पशु आदि वगैरह, ये जो पाए जाते हैं सुलभ संसाधन कहलाते हैं। दुर्लभ संसाधन ये कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे है तांबा है, सोना है, चांदी है, ये इस प्रकार के जो होते हैं उनको क्या कहेंगे? हम दुर्लभ संसाधन कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें एक लाइन और है, वो मैंने आपको बता दी थी, और नहीं याद रहा हो तो मैं बता दूँ, अद्वितीय संसाधन। इसके अंदर जैसे हीरा है, यूरेनियम वगैरह आते हैं। ठीक है, संसाधन उपयोग के आधार पर, गुप्त संसाधन जो छुपा हुआ लेकिन हमें इसका क्या पता नहीं हो, अप्रयोजनीय संसाधन। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे तो विभव संभाव्य संसाधन। चौथे नंबर की बात करेंगे तो अप्रयुक्त संसाधन। इनको 2 भागों में बांटा गया था, अव्यवस्थित जन्य और संसाधन सक्रियता अथवा संसाधन के अंतर वस्तु। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करें, आज हम जो बात करने वाले हैं वो नंबर 5 की बात करेंगे, संसाधन अधिकार क्षेत्र के आधार पर। इस आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विश्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? विश्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संपूर्ण विश्व की अभौतिक अथवा सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुएं जो मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए उपयोगी होती हैं और इससे विश्व के सभी राष्ट्रों के संसाधन में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। दूसरे नंबर की बात करेंगे वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश या क्षेत्र या प्रदेश के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग और उस राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सम्यता, देशभक्ति और नागरिकों के उत्तम चरित्र का भी राष्ट्रीय संसाधन है। ये सारा किस में आता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। सैन्य वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो भी घटना चलती है इसमें, उसके बारे में। नंबर 3 की बात करेंगे वो है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? इसको सुनना। ये वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। किसका होता है? व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी परिवार की संपत्ति, किसका अधिकार होगा? व्यक्तिगत होगा। भूमि, भवन, नकद, धनराशि आदि इसके अतिरिक्त व्यक्ति का स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, दक्षता, चरित्र और ये सब जो होते हैं किसके आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके पास बुद्धि अच्छी मैथ्स का काम करते हो तो ये जो संसाधन है वो किसका होगा? ये खुद का, आपका स्वयं का होगा।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब ये बात बताई थी मैंने व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। अब हम बात करेंगे संसाधन पुनः प्राप्ति अथवा नवीनीकरणीय के आधार पर। नंबर 1 की इसमें लिखा हुआ मैंने शाश्वत या अस्थायी संसाधन। अब ये क्या होता है उसको समझना। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें उपयोगी बनाने के लिए, क्या उपयोगी बनाने के लिए दीर्घ काल तक प्रयोग में लाया जाता है। दीर्घ काल का मतलब होता है कई लंबे समय तक इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। और फिर क्या होता है, कई लंबे समय तक समुचित तकनीकी ज्ञान का आवश्यक होता है। जैसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कर उसे क्षरण से बचाकर दीर्घ काल तक उसमें उन्नत कृषि की जा सकती है। खनिज के उत्पादन में नियमित करके किन्हीं खनिजों का दीर्घ काल तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया शाश्वत या अस्थायी संसाधन। अब हम बात करेंगे संवर्धनीय संसाधन और गुणात्मक में रूप में वृद्धि की जा सकती है। क्या कही जाती है, गुणात्मक रूप में इसमें वृद्धि की जा सकती है। अब सुनो इसको, ये वे संसाधन होते हैं जिनमें गुणात्मक रूप से वृद्धि की जाती है। संवर्धित संसाधन है, अपने आप में एक अविकसित संसाधन है। जैसे लोहे की किस्म में गुणात्मक वृद्धि करके स्टेनलेस या स्टील बनाया जा सकता है, स्टील इस्पात बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 असंवर्धनीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनका संवर्धन नहीं हो सकता है। इन्हें वर्तमान रूप में ही प्रयोग में लाना होगा तथा गुणात्मक वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे बहता हुआ जल, सौर ऊर्जा, जलवायु, महासागर, यद्यपि और किंचित परिवर्तन हो सकता है, किंतु यह क्षणिक श्रम आदि संपत्ति साधन सीमित ढंग के होते हैं। रात में सूर्य जैसे प्रकाश उत्पन्न करना, किसी घर को वातावरणित करना, उद्यान बनाकर भूदृश्य से परिमार्जित करना, इसके ये क्या होता है, मेन उदाहरण है। ठीक है, नंबर 4 पर हमारा लिखा हुआ है अपक्षीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो कि निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं, इनकी मात्रा घटती जाती है। क्या होता है, घटती जाती है। ठीक, ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा क्या होता है, घटती जाती है। इन संसाधनों का प्रत्यारोपण भी प्रायः संभव नहीं होता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी, यूरेनियम आदि, ये जो है कि इसमें अविकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। और इसके एक चित्र है जो मैं आपको सीधा फोटो भेज दूंगा, आप देख लेना। छायापुंज सिद्धांत कहते हैं या फैंटम पुंज सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत, और इससे बहुत ही टफ प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं हालांकि, लेकिन जैसे प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक बार दोहरा लेते हैं। संसाधन अधिकार क्षेत्र के आधार पर विश्व तथा अथवा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। 6 नंबर पर है वो संसाधन पुनः प्राप्ति तथा नवीकरणीय आधार पर। जैसे कि आपको जैसे कुछ बातें इसमें अगर नहीं मिल रही हो तो आप मेरा पिछला जो वीडियो बनाया गया उस वीडियो को आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा हो तो इसी वीडियो को वापस स्टार्ट से दोहरा लें, क्योंकि मैंने वापस इसमें दोहराया था कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने फिर से दोहराई थी। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, एक बार बता देता हूँ। संसाधन अधिकार क्षेत्र के आधार पर विश्व अथवा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और संसाधन पुनः प्राप्ति तथा नवीकरणीय आधार पर शाश्वत या अस्थायी संसाधन, संवर्धनीय संसाधन, और दूसरा होता है तीसरा असंवर्धनीय संसाधन, गुणात्मक वृद्धि नहीं हो सकती इसमें। चौथा है अविकसित संसाधन, और इसे जैसे मैंने बताया आपको यहीं तक, और ये मैंने संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। और हो सका तो मैं अगला जो आपको टॉपिक होगा वो हमारा रहेगा संसाधन संरक्षण, वन के बारे में, जल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।